नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज थोड़ा टेढ़ा विषय लेके आया हूं। हम सबको हमारी एक विशफुल थिंकिंग होती है। हमको लगता है कि जो हम चाहते हैं वही हो, और ऐसा देखने लगते हैं कि वही हो रहा है। और इसीलिए इस चुनाव के नतीजों के बाद हम में से कई लोग ये मानकर चल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार इस बार उखड़ जाएगी। मैं भी ये मानने वालों में से था, और मैंने 2-2.5 महीने पहले जब ये भविष्यवाणी की थी, लोग योगेंद्र यादव को बड़ा क्रेडिट दे रहे हैं, उन्होंने 250 ±10 बोला था। हमने तो एग्जैक्ट बोला था कि 250 से ऊपर जाएगा ही नहीं। तो उसके साथ भविष्यवाणी एक और की थी, और वो भविष्यवाणी ये की थी कि मोदी जी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा, लोग उनको समर्थन नहीं देंगे। लेकिन ये भविष्यवाणी अब हमको गलत होती दिख रही है। क्यों होती दिख रही है, इसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम एक चीज़ और समझते हैं, और वो चीज़ ये है कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मोदी जी को समर्थन दिए पड़े हैं। नीतीश कुमार मोदी जी के पांव छुए पड़े हैं। क्या वजह है, क्या कारण है जिसके कारण इन लोगों का रवैया ऐसा है? क्या राजनीति है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है जिसके वजह से लोग मान रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू किसी भी हालत में मोदी जी के साथ नहीं जा सकते, उस कारण को समझते हैं। उसका कारण है सबसे बड़ा घोषणा पत्र। किसका? चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू का जो घोषणा पत्र है, वो घोषणा पत्र कहता है कि वो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, और जो मस्जिदें हैं उनके मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। नूर बादशाह कॉरपोरेशन बना जाएगा जिसमें 100 करोड़ सालाना का खर्चा होगा, और पेंशन दी जाएगी माइनॉरिटीज़ को, और जो 50 साल से ऊपर के अल्पसंख्यक बुजुर्ग हैं उनको पेंशन दी जाएगी। और ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर बड़े शहर में एक ज़मीन दी जाएगी मुसलमानों को, और हज यात्रा के लिए 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएंगे जिसमें 5 लाख तक के लोन हैं, और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक बनाएंगे, उसके ज़रिए दिया जाएगा। इसके अलावा क्वालिफाइड इमाम जो हैं और काजी, उनको सरकार अपॉइंट करेगी और उनको अपनी तरफ से पैसे देगी। इसके अलावा एक बड़ा सा हज मंजिल बनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा चंद्रबाबू नायडू का मैनिफेस्टो है मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को लेकर। हाल ही में अपना इकलौता इंटरव्यू टीवी को चंद्रबाबू नायडू के बेटे ने दिया, NDTV को, काफ़ी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने कहा कि हम ये तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं, हम ये सामाजिक न्याय दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में आंकड़े हैं, मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, इसलिए हम ये सब दे रहे हैं। तो जब आप चंद्रबाबू नायडू का ये वाला रूप देखते हैं तो आपके मन में एक बात ज़रूर आती है, जो सबके मन में आ रही है, कि चंद्रबाबू नायडू अगर इस तरह से सोचते हैं तो वो मोदी जी को समर्थन कैसे दे सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मोदी जी पूरे चुनाव में गला फाड़ फाड़ के मुसलमानों को रिजर्वेशन देने को मुजरा करना कहते रहे। वो कहते रहे कि जो है वो ये हक पे डाका है दलितों के, और मैं डाका नहीं पड़ने दूंगा। मोदी की बहुत कुछ कहा उन्होंने, जो कहा, गमछा ले जाएंगे, लोटा ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, पता नहीं क्या जो भी है, ये सब कहा। तो ये दोनों जो लोग हैं, इनकी विचार तो अलग अलग हैं, तो एक साथ कैसे आ सकते हैं? कहे रहीम कैसे निभे केरवेर को संग। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी के जो पार्टनर बनते हैं उनको वो खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो चंद्रबाबू नायडू को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। ये एक इक्वेशन है जिसके कारण चंद्रबाबू नायडू के बारे में लोग कहते हैं। इसी तरह से नीतीश के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भी जो है वो मोदी जी के तमाम सारे दबावों के कारण, मोदी जी के साथ में ब्लैकमेलिंग वगैरह के कारण है। खैर, ये हमारा ज़्यादातर जगहों पर एनालिसिस है। दर्शन हमारे जो दर्शक हैं उनकी भी थोड़ी सी एक भावना रहती है, जब वो शाम को टीवी खोल के बैठते हैं तो यही सब सुनना चाहते हैं। उनको अगर कोई बताएगा कि नहीं मोदी जी आसानी से सरकार बनाने वाले हैं, तो उनको लगता है यार मूड ख़राब कर दिया, हटाओ, है ना। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, देखते ही वो खुश हो जाते हैं। राहुल गांधी का पूरा मिजाज अब बदल चुका है, प्रधानमंत्री बनने की कोई लगन ही उनके अंदर नहीं है। वो एक एक्टिविस्ट अवतार के तौर पे आ चुके हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, सड़क पर उतरना चाहते हैं, लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, और वो काम उन्होंने दूसरे दिन से शुरू कर दिया।
सरकार बनाने की उधेड़बुन वगैरह वगैरह। सरकार बनेगी तो खड़गे साहब को बना देंगे। ज़्यादा लोग कांग्रेसी पीछे पड़े, कांग्रेसी पीछे भी ज़्यादा पड़ते हैं। याद कीजिए एक बार सोनिया गांधी के बहुत पीछे पड़े थे जब उन्होंने मना कर दिया था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। बहुत पीछे पड़े लोग और आखिर में सोनिया गांधी नहीं मानी। तो खैर, तो इस पूरी सिचुएशन में हम लोग जो चाहते हैं वो, हमारी इच्छा है कि राहुल गांधी बने, तो हम वही देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ सीन फ़र्क है। बात यह है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार मोदी जी से अलग क्यों नहीं होना चाहते? हो सकता है कोई सीडी हो, कुछ भी कारण हो सकता है। एक कारण ये भी है कि मानसिक रूप से नीतीश कुमार, अब तो मोदी जी भी थोड़ा थोड़ा लगने लगे हैं देखिए, लेकिन मैं कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ देने से पहले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो मानसिक रूप से थोड़ा सा नीतीश अस्थिर हैं। इसीलिए अभी जब वो दिल्ली आए थे तो शपथ ग्रहण तक मोदी जी ने उनको रोक दिया, पटना नहीं जाने दिया कि क्या पता रास्ते में कौन पकड़ ले। जैसे आते वक्त तेजस्वी ने उनको प्लेन में धर लिया था। शरद पवार लगातार दोनों से बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू से भी, नीतीश से भी। इंडिया गठबंधन के लोग लगे हुए हैं और नीतीश की पार्टी का ये दावा है कि नीतीश को प्रधानमंत्री बनने का भी प्रस्ताव दिया गया कि भैया प्रधानमंत्री बन जाओ, इंडिया गठबंधन में आ जाओ। उनका कहना यह है कि नीतीश को जो है वो संयोजक थे जब, तो उनको अपमान मिला, इसलिए वो नहीं जाएंगे। कांग्रेसियों ने उनकी इज्जत नहीं की। खैर, लेकिन कारण क्या है? चंद्रबाबू नायडू जब ये जो तथाकथित आरएसएस के लोगों के मुताबिक मुस्लिम तुष्टीकरण के वादे कर रहे थे अपने चुनाव में, तब वो मोदी जी के पार्टनर थे, उसी एनडीए का हिस्सा थे। मोदी जी जब मुजरा बता रहे थे मुसलमानों के आरक्षण को, तो चंद्रबाबू नायडू ये वाला मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी दोनों लोग एक साथ लोगों के वोट मांग रहे हैं। एक आदमी मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ मांग रहा है, दूसरा मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में मांग रहा है। एक आदमी मुसलमानों के खिलाफ है अगर प्लेन टर्म में बात करें तो, दूसरा मुसलमानों के पक्ष में, और साथ साथ लड़ रहे हैं। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो ये राजनीति की फितरत है। दरअसल राजनीति में दो तरह की चीज़ें होती हैं। वैसे तो सारी सरकारी नीतियों में भी यही होता है। एक होती है पब्लिक जेस्चरिंग, जनता को दिखाने के लिए किए गए काम। दूसरी, पीछे सरकार चलाने का असली मकसद, वो अलग होता है। पब्लिक जेस्चरिंग अलग होती है। बहुत सारी नीतियों में ऐसा होता रहता है, हम रोज़ देखते हैं। जैसे अग्निवीर वाला मामला है, आपको ये बताया जा रहा है हमको युवा लोग रखते हैं। सरकार को ये लगता है कि यार ये फौजियों को बहुत सारी हमको पेंशन देनी पड़ती है, अगर हम टेम्परेरी रखेंगे तो पेंशन से पीछा छूट जाएगा, खर्चा कम होगा। तो वो पीछे खर्चे वाली नीयत है, आगे ये नीयत है कि भाई नौजवान लोग हो जाएंगे सारे के सारे, जल्दी जल्दी रिटायर होंगे, नए नए यंग लड़के लड़ेंगे फौज में। अब इसमें बहस है कि उससे देश कमज़ोर होगा या मजबूत होगा। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि सेना का मनोबल भी इन चीज़ों से गिरता है। राहुल गांधी की बहुत सारी टिप्पणियाँ थी जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर उनको चुनावी टिप्पणी ना माना जाए तो बहुत सारे जो सेना में काम करने वाले लोग हैं वो हतोत्साहित हो सकते हैं। खैर, तो सामने कुछ दिखाना होता है, पीछे कुछ करना होता है। अब चंद्रबाबू नायडू का सीन समझिए। चंद्रबाबू नायडू अपने वोटर को एड्रेस कर रहे थे और ये सारी बातें बेच रहे थे ताकि उनको सरकार मिल जाए। मोदी जी एंटी मुस्लिम अपने सेंटीमेंट बेच रहे थे और वो भी चाह रहे थे कि उनको सरकार मिल जाए। सरकार में आने के बाद बीच बीच में मोदी जी कुछ कुछ ऐसा करते रहेंगे ताकि उनकी वो इमेज जो है हिंदू हितरक्षक वाली, कायदे से देखा जाए तो वो इमेज हो जाती है मुसलमान विरोध वाली, वो बनी रहे। तो बीच बीच में करते रहेंगे। चंद्रबाबू बीच बीच में वहाँ कुछ करते रहेंगे ताकि लोगों को लगे कि भाई मुसलमानों का ख्याल रखने वाले हैं। लेकिन असल धंधा कुछ और है। असल धंधा है राजनीति में अपने आप को मजबूत रखना, पकड़ बनाना, दुकानदारी चलती रहे और उस मजबूती के बीच में कहीं से मामला कमज़ोर ना हो। तो इसलिए दोनों मिले हुए हैं, जनता के सामने अलग अलग हैं। इसको हमारी भाषा में नूरा कुश्ती कहा गया है। आपस में पहले ही तय कर लिया भैया तू हार जाइयो मैं जीत जाऊंगा, और जनता के सामने लड़ते हैं। तो अब सवाल इस बात का है कि चंद्रबाबू नायडू मुसलमानों के वोट पाने का क्या नैतिक अधिकार खो देंगे? मोदी मतलब मुसलमान विरोधी एक छवि उनकी, और मुस्लिम वोटर चंद्रबाबू नायडू या कुछ भी करने का वादा कर दें, लेकिन अगर वो मोदी जी के साथ जा रहे हैं तो वो चंद्रबाबू नायडू को क्यों पसंद करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर बात है कि चंद्रबाबू नायडू अपने वोटर का ध्यान रखेंगे।
तो अभी चंद्रबाबू नायडू के पास क्या ऑप्शन है? ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता बटोर लो, जितनी बटोर सकते हो, जितने ज़्यादा मंत्रिमंडल में मेंबर ले सको। पावर मतलब सब कुछ, रुपया पैसा से लेके सब कुछ, फंड से लेके सब कुछ। बीजेपी के पास पावर थी, सोचिए उसने कितना घर भरा, कितने बड़े बड़े उसके दफ्तर बन गए, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में एक्सटॉर्शन हुआ, सब हमने देखा। तो ये जो पार्टियां हैं ये अंधाधुंध, आप ये मत सोचिएगा कि कोई कुंवारा है, कोई ये है वो, तो उसको पैसा नहीं चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। चंद्रबाबू चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बटोर लें। फिर आप कहेंगे जनता को कैसे मुंह दिखाएंगे? तो जनता को मुंह दिखाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब 5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा के दोनों चुनाव हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में उनको जाना नहीं है। तो 5 साल आराम से हम इस सत्ता का सुख लें। भाई 5 साल नहीं ले सकते तो 3 साल ले लें। 3 साल बाद हम बोल देंगे मोदी जी माइनॉरिटी विरोधी हैं और मुसलमानों से नफरत करते हैं और हम सांप्रदायिक एजेंडा के खिलाफ हैं, हम अलग हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन 2-3 साल तक तो चंद्रबाबू साथ रहेंगे ना। और इस 2-3 साल के बीच में हमको ये लगता है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बहाली होगी। चंद्रबाबू नायडू कुछ ऐसी चीज़ें नहीं करने देंगे जैसे कि मुस्लिम विरोधी जो नीतियां हैं उसको वो रोकेंगे, जाहिर बात है। लेकिन इसके अलावा ईडी, डेमोक्रेसी को कुचलना, एक पत्रकार का टेढ़ा सवाल पसंद ना करना। अभी राहुल गांधी ने कुछ कह दिया था एक रिपोर्टर को, मौसमी सिंह को, कि आप बिल्कुल सवाल पूछ रहे हो बीजेपी वाले। बहुत उसका विरोध हुआ, मैंने भी विरोध किया। लेकिन आप एक बात सोचिए, कुछ महीने पहले ही अपने एक इंटरव्यू में मोदी जी आज तक के पत्रकारों को कायर कह रहे थे, डरपोक कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। याद कीजिए। तो ये जो सोच है ना, ये सोच नहीं बदलेगी। इसको चंद्रबाबू सपोर्ट करते रहेंगे, इसमें उनका कुछ नहीं जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठेके हैं, ये है वो है, इसमें चंद्रबाबू साथ खड़े रहेंगे। पुरानी फाइलें खुलने का मामला है तो चंद्रबाबू अपने पास संभाल के फाइल तो रख लेंगे, खोलेंगे नहीं। तो चंद्रबाबू के पास क्या है? अभी 5 साल है। अभी विधानसभा चुनाव होके चुके हैं और चंद्रबाबू नायडू ये जानते अच्छी तरह से कि पिछले चुनाव के समय उनके जो सबसे बड़े विरोधी हैं वाईएसआर कांग्रेस, उसके साथ खड़े हुए थे मोदी जी। आज चंद्रबाबू के साथ खड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। वो हमारी तब की पार्टनरशिप थी, अब ये अब की पार्टनरशिप है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, कल मुन्ना था आपकी टीम में, आज टुन्ना आपकी टीम में। आप लोग जाते हो खेलने के लिए मैदान में, कोई किसी के साथ टीम बना लेता है। ये सोच है। विचारधारा की राजनीति तो कोई कर नहीं रहा है, वामपंथियों के पास थोड़ी बची हुई है। अब तो आरएसएस भी बार बार तरह तरह से अपनी विचारधारा निकाल लेती है, फिर छुपा लेती है, फिर निकाल लेती है, कट्टे और बंदूक की तरह। खैर, तो अभी जो सीन है उसमें आप सोचिए कि बीजेपी के पास और भी विकल्प हैं। वो ये सोच रहे 2-3 साल चंद्रबाबू नायडू से काम चलाओ, हमारा समर्थक तो जो कह देंगे वो उसी में चल देगा साथ में। बीजेपी के समर्थक तो बिल्कुल एकदम, जो नीरो, एक बार वो नीरो नहीं, एक और था, वो बैकपाइपर की स्टोरी है, वो बांसुरी बजाता है, बहुत सारे चूहे उसके पीछे पीछे चल देते हैं, वो किनारे पर ले जाके सब चूहों को खाई में गिरा देता है। तो वो वाला हाल है, बांसुरी की तान पे जहाँ ले जाए चल देंगे। तो बीजेपी ये सोच रही है कि 2-3 साल तो अभी चंद्रबाबू चलेंगे। इस बीच में बीजेपी के पास और भी विकल्प दिख रहे हैं उसको लग रहा है कि जब राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता तो 37 समाजवादी पार्टी की सीटें हम कुछ समझौते के साथ में हासिल कर सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्यों ना वो उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव को दे दें, उप मुख्यमंत्री अपने बना लें। सरकार को स्थायी बनाने के लिए, केंद्रीय सरकार के लिए अखिलेश यादव हो सकता है राजी हो जाए खुशी खुशी। और लोग ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की ग्राउंड पर राजनीति भले ही बीजेपी के विरोध की है, लेकिन मुलायम सिंह यादव और बीजेपी मिलजुल कर खेलते रहें जैसे आजकल बीएसपी खेल रही है। इसको छोड़ दें, तृणमूल कांग्रेस की 29 सीटें हैं जिनको हमेशा बी टीम कहा जाता रहा है, और तृणमूल कांग्रेस की सीटें कहीं ना कहीं तेलुगु देशम से बहुत ज़्यादा हैं। तेलुगु देशम के पास तो 16 हैं, उसके पास 29 हैं। ममता बनर्जी के साथ भी कोई समझौता हो सकता है, किसी भी चीज़ पे हो सकता है। ये क्राइसिस और इमरजेंसी मैनेजमेंट के इंतज़ाम है कि मान लीजिए कल के दिन चंद्रबाबू चले जाते हैं। इसके अलावा आपके पास में डीएमके बिल्कुल नहीं आएगा, मानते हैं वैचारिक मामला है, लेकिन जेडीयू उनके साथ में 12 सीटों के साथ नीतीश है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार वाली, इन दोनों पार्टियों का पुराना इतिहास है। ये बीजेपी के साथ में भी उतने ही घुल मिल के रह चुके हैं जितना कांग्रेस के। अभी माना जा रहा है कि ये इंडिया गठबंधन के वफादार हैं, मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि दूध के जले हुए हैं, फूक फूक कर पीते हैं छाछ,
इनके साथ में बहुत सारे धोखे हुए हैं। अभी धोखे तो नीतीश बाबू के साथ भी हुए हैं, और धोखे चंद्रबाबू नायडू जानते हैं क्या होते हैं, और चंद्रबाबू नायडू पहले भी इनकी सरकार गिरा चुके हैं। इनके स्पीकर के रहते हुए एक पर्ची से सरकार गिर गई थी, आप पढ़ लीजिएगा। खैर, तो ये जो है इस पूरी सिचुएशन के बीच में मोदी जी और टीडीपी और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, इनके बीच में एक ऐसी संभावना है जो आराम से इनको कुछ समय के लिए स्थायित्व दे सकती है। अब आगे निर्भर इस पे करेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ में जो लेन देन का फ्रंट है उसमें क्या नेगोशिएशन करते हैं। मोदी जी उनको क्या दे पाते हैं जिसके बदले में वो उनको दें। अब वो सीटों का ये वो तमाम सारी चीज़ें चलेंगी। निश्चित तौर पे मैं अपने उस बयान पे कायम हूँ कि सब के बावजूद बहुत हद तक डेमोक्रेसी इसमें कायम हो जाएगी, क्योंकि आज तक मोदी जी का जो तुनक मिजाजी थी, एक चीज़ भी अपने खिलाफ बर्दाश्त नहीं करते थे। कईयों को बर्बाद किया, कईयों को चीनी एजेंट घोषित करके जेल में डाल दिया, कितने पत्रकारों को, कितने समाज सेवियों को, कितने सामान्य लोगों को, अर्बन नक्सल किसी को घोषित कर दिया। बहुत अत्याचार हुए हैं। अगर आप पीछे जाके देखें तो अत्याचार अनंत हुए हैं। बलात्कारियों को बचाने की कोशिशें हुई हैं, हत्यारों को बचाने की कोशिश की हैं, कई तरह की नफ़रत फैलाई गई, बहिष्कार किए गए, अलग अलग पूरी कम्युनिटी के बहिष्कार, बहुत कुछ हुआ इन 10 साल में। आप याद करते जाएंगे, पुरानी खबरें निकालते जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो खैर, तो वो जो चीज़ें जितनी भी हुई हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति अभी भी आपको मिलने वाली है। अब आते हैं बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार मोदी जी से अलग होना क्यों नहीं चाहते। दरअसल इंडिया गठबंधन में लालू यादव का आरजेडी साथ में है। नीतीश में अभी हाल में बीजेपी से दुखी होकर आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि लालू यादव नहीं चाहते कि कोई भी वहाँ पर अपना सिर उठाए। कन्हैया कुमार हो, उनको टिकट नहीं मिला, उनकी सीट पे किसी और को घोषित कर दिया गया, उनको दिल्ली आके चुनाव लड़ना पड़ा और वो हार गए। पप्पू यादव के साथ भी यही हुआ, उनकी सीट देने से आरजेडी ने इनकार कर दिया। वो बेचारा आदमी आया था लास्ट मोमेंट पर, उसने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, लेकिन उसके बावजूद वो लड़ा और जीत गया, लेकिन इन्होंने उसको सीट नहीं दी। तो कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा सा बिहार में लगता है कि जिसका वजूद तैयार हो जाएगा, उसको ये उसकी भ्रूण हत्या बचपन में ही उसको दबा देते हैं। जो भी है, इन्होंने कभी बहुत सामाजिक न्याय के लिए काम किया है, लोगों को स्वाभिमान दिया है, गरीबों को, दलितों को, इसमें कोई शक नहीं है। तो नीतीश कुमार को ये लगता है कि भाई लालू यादव हमें खा ना जाए। अब अगर आप ये देखें कि नीतीश कुमार को आगे आने वाले समय में 1 साल के अंदर ही जनता को फेस करना है, जनता के पास जाना है वोट लेने के लिए। मानसिक दशा आपको पता ही, जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि इसको कुछ खिलाया जा रहा है, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, और उनकी बहुत सारी हरकतें, बहुत सारे बयान, विधानसभा का वो बयान अश्लील याद कीजिए, बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। अगर आप बिहार के पिछले नतीजों को देखें, इस बार के नतीजों को देखें, तो बिहार में जनता दल यूनाइटेड जो है वो 12 सीट लाई है और बीजेपी भी 12 सीट लाई है। इसके अलावा एलजेपी रामविलास पासवान वाली 5 सीटें लाई हैं, और कुल मिला के आरजेडी को 4 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 3 ही मिली हैं। 2 सीटें सीपीआई-एमएल की हैं और 1 सीट हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी वो मांझी वाली है, और 1 इंडिपेंडेंट की है। तो कुल मिला के आप मांझी की सीट जोड़ लें तो कुल मिला के 30 सीटें 40 में से ये जो नीतीश कुमार और बीजेपी वाला गठबंधन लेके आया है। इन 30 सीटों का अगर आप ब्रेकअप देखें तो उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि हर हाल में किसी भी कॉम्बिनेशन से इस चुनाव में बिहार का जो मैंडेट आया है वो ये कहता है कि किसी भी आदमी को अगर चुनाव जीतना है तो उसको लालू यादव के साथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लालू यादव को बिहार ने बहुत ज़्यादा सीटें नहीं दी हैं। अगर बिहार ने लालू यादव को सीटें दी होती तो आज शायद आप मोदी जी का शपथ ग्रहण भी नहीं देख रहे होते। और कुल मिला के 4 सीटें आरजेडी को मिली हैं, 3 कांग्रेस को मिली हैं, 2 सीपीआई-एमएल को मिली हैं, बस 9 सीटें, 1 इंडिपेंडेंट की सीट और है, उसको आप कहीं भी मान लीजिए, तो 10 सीटें हैं। तो क्यों नीतीश कुमार 1 साल बाद 2025 में जो चुनाव होने वाला है बिहार का, उसमें आरजेडी के साथ जाएंगे, किसी और पार्टी के साथ जाएंगे जिसकी फिलहाल लोकसभा चुनाव में कहीं कोई संभावना नहीं दिख रही है। लोगों ने वोट दिया नीतीश को, लोगों ने वोट दिया
बीजेपी को। तो ये कॉम्बिनेशन उनको मजबूत लग रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छी स्थिति इस कॉम्बिनेशन की नहीं रही थी। अब अगर विधानसभा के नतीजों पे पिछले वाले पे जाएं, देखिए यहाँ पर रोल हो जाता है ट्रिकी, जिसको लेकर नीतीश को अभी समझना है। लेकिन फिलहाल नीतीश को ये लगता है कि मैं मोदी जी के साथ ही सुरक्षित हूँ। आप ये समझिए कि वो कौन सा गणित है जिसके कारण ये दोनों वहाँ खड़े हुए हैं। जो जनता के पीछे दिखाने वाली बात अलग होती है, अपना फ़ायदा देखना बड़ी बात होती है। नीतीश को चाहिए विधानसभा चुनाव में फिर से जीत। तो अगला, अगर आप पिछला विधानसभा चुनाव देखें तो 74 सीटें आई थी बीजेपी की और नीतीश के पास सिर्फ 43 सीटें थीं। तो इस बीजेपी को आप इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा 4-4 सीटें विकासशील और ये सब पार्टियां थीं। कांग्रेस की 19 सीटें थीं और 75 सीटें सबसे ज़्यादा, यानी बीजेपी की 74 से भी एक ज़्यादा आरजेडी के पास थी। अब दिक्कत ये है कि ये तो विधानसभा का रिजल्ट है, तो क्या विधानसभा का वो रिजल्ट दोहराया जाएगा? क्योंकि अब क्या होगा कि एक नीतीश की एंटी इनकम्बेंसी भी सामने आएगी। केंद्र में भी नीतीश है और बिहार में भी हैं, डबल इंजन हो गए। आरजेडी होगी सड़क पे, मद्दे उठाएगी, दूसरी चीज़ उठाएगी। तो अब इसको तय करना नीतीश को कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा। लेकिन फिलहाल नीतीश किसी झंझट में पड़ने के बजाय लोकसभा चुनाव का चूंकि मैंडेट लेटेस्ट है, ताज़ा नतीजे हैं, तो इसको वो इग्नोर करना नहीं चाहेंगे। वो चाहेंगे कि ये जो नतीजे हैं इसी नतीजों पे भरोसा किया जाए, क्योंकि वो तो 4 साल पहले का मैंडेट था विधानसभा वाला। ये मैंडेट आज की तारीख का है, तो आज की तारीख के मैंडेट के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें ज़्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी और ये छाए हुए हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कुछ दिन इंतज़ार क्यों नहीं करेंगे? जाहिर बात है कि उनका मकसद और तेलुगु देशम का मकसद, जो बार बार लोग गलती कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति नहीं है, ये क्षेत्रीय शक्तियां हैं। इनको अपने अपने राज्यों में अपने पांव मजबूत रखना है। चंद्रबाबू नायडू केंद्र की सरकार का उतना बड़ा सपना नहीं देख रहे हैं। वो नीतीश कुमार भी केंद्र में सरकार बनाने का सपना नहीं देख रहे हैं। उनको अपने अपने राज्यों में छाई रहना है। फिर मैं वही वाला मुहावरा दोहराता हूं, नरक का राजा बनना स्वर्ग का चपरासी बनने से अच्छा है। और यही सीन यहां दिखाई दे रहा है। कोई भी राज्य छोड़कर केंद्र में आना नहीं चाहता। याद कीजिए, अशोक गहलोत को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने की बात चल रही थी और ये हो रहा था कि उनको उनको पार्टी अध्यक्ष के तौर पे दिल्ली ले आया जाएगा। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति छोड़ने को तैयार नहीं हुए थे। और अलग बात है कि बाद में विधानसभा आ गए, जो भी हुआ, लेकिन कोई भी अपने राज्य का अपनी मनसबदारी छोड़कर केंद्र की राजनीति में ज़्यादा उलझना नहीं चाहता। इन दोनों के लिए सिर्फ इतना ही मकसद है कि केंद्र की सरकार से समर्थन के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिया जा सकता है, और वो लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल बड़ा ये ज़रूर है कि कहीं इन्हीं को तो नहीं खा जाएंगे, कहीं इन्हीं के लोग तो नहीं तोड़ लेंगे, इन्हीं की पार्टी को तो नहीं तोड़ लेंगे या किसी और को नहीं तोड़ लेंगे। तो उसको रोकने के लिए बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पीकर का पद मत छोड़ना, स्पीकर का पद लेकर रहना। और तेलुगु देशम पार्टी की कोशिश होगी कि वो स्पीकर का पद रखे, क्योंकि पहले स्पीकर का पद रखने के कारण एक बड़ी ताकत उसके पास थी, जिसके चलते उसने अटल बिहारी वाजपेयी जैसी सरकार को भी गिरा दिया था। तो बहरहाल जो सीन आप देख रहे हैं वो सीन ये है कि पॉलिटिकली इन लोगों के लिए ज़्यादा फायदे का सौदा इस समय है बीजेपी के साथ रहने में। अगर इनको केंद्र की राजनीति करनी हो, इनके पास राज्यों में कुछ ना हो, तो ये झपटकर इंडिया गठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन इनको अपने अपने राज्यों में अपनी जड़ें मजबूत बनानी है। और मोदी जी जब ये सब उल्टे सीधे भाषण दे रहे थे मुस्लिम विरोधी, तेलुगु देशम अपने उसी एजेंडे पे कायम था और उसने सीटें जीत ली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी जी की विरोधी विचारधारा होने के कारण, विपरीत विचारधारा होने के बावजूद वहाँ पर चंद्रबाबू की पकड़ बनी रही और दोनों पार्टनर भी बने रहे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि फ़िलहाल की जो सिचुएशन है
उसमें अगर मोदी जी को पार्टी के अंदर से कोई चुनौती नहीं मिलती, लेकिन अगर बाहर से समर्थन मिल रहा है तो पार्टी के अंदर से भी चुनौती हल्की पड़ ही जाती है। तो अंदर से अगर कोई चुनौती नहीं मिलती, जिसकी संभावना कम है, तो अभी इनका जो है ठिया विया बैठ गया है। अभी ये कुछ समय वहाँ जमे रहेंगे। बस ये है कि इस दौरान विपक्ष को सड़क पर निरंतर बने रहना है, संघर्ष करते रहना है, मुद्दे उठाते रहना। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी के नतीजे उसे ये नहीं कह रहे हैं कि वो सरकार में आ गई और बहुत बड़ी पार्टी बन गई। वो ये कह रही है कि उसने लोकतंत्र को बचा लिया, यानी उसका संघर्ष सफल हुआ। लेकिन उसको उस स्तर पर पहुंचने के लिए अपने संघर्ष को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बगैर ये जो स्थिति है इंडिया गठबंधन की, या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का सपना देखने वाली स्थिति है, इसके लिए अभी और ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भाई यथार्थ जो मुझे लगा वो मैंने आपको बताया। हो सकता है कुछ लोगों को निराशाजनक भी लगा हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने समर्थन दिया है वो इन्हीं कारणों से दिया है। नमस्कार, जय हिंद।